हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण की कुछ विधियाँ पढ़ी है ना, कि किस तरह से मनोविज्ञान में हम प्रदत्तों को लेते हैं या डाटा को हम कैसे इकट्ठा करते हैं, उनके लिए हमें कौन कौन सी विधियों की आवश्यकता पड़ती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और अगर आप लोगों को ये कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है ना कि नहीं हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट। देखो, हम लोगों को पता है कि मनोविज्ञान जो है उसमें हम क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं ना। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का व्यवहार भिन्न होता है, और एक व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी हर तरीके से गुणों में जो है दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। तो इस कंसेप्ट को मनोविज्ञान में बोलते हैं व्यक्तिक भिन्नता, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिक भिन्नता यानी कि व्यक्तियों में आपस में जो भिन्नता है, समानता जो नहीं है, वो होती है व्यक्तिक भिन्नता। और ये व्यक्तिक भिन्नता किन किन गुणों में होती है, बहुत सारे मानवीय गुणों में। जैसे हर व्यक्ति जो है बुद्धि में अलग होता है, अभिक्षमता में अलग होता है, व्यक्तित्व, रुचि, अभिरुचि, मूल्य, शैक्षिक उपलब्धि, इन सब के में अलग अलग होता है। और इनका मूल्यांकन हम किस चीज़ के माध्यम से करते हैं, परीक्षणों के माध्यम से करते हैं। जब मनोवैज्ञानिक गुणों का हम परीक्षणों के माध्यम से जो है मूल्यांकन करते हैं, तो उन परीक्षणों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। और हमारा जो इन परीक्षणों के माध्यम से मूल्यांकन करना या इन परीक्षणों का उपयोग क्या होता है, वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम अगर किसी मनोवैज्ञानिक क्षमता का मापन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि कर्मिक चयन, है ना। एम्प्लॉय को, किसी को अपने लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो वो उसका जो चयन है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से करेगा, तो वो उसके काम को अच्छे तरीके से करेगा। ट्रांसफ़र के लिए, है ना, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए, किसी को गाइड करने के लिए, और किसी बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए। देखो, ये निदान वर्ड है, आई थिंक आप लोगों को ये पता नहीं होगा। निदान का मतलब होता है डायग्नोस करना, यानी किसी बीमारी की पहचान करना कि उसको क्या है, कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम किसी को है, वो भी हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से जान सकते हैं। और अलग अलग जगह पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे शैक्षणिक संस्थान जो स्कूल वगैरह होते हैं, निर्देशन क्लिनिक जो होते हैं, उद्योगों में, रक्षा संस्थानों में, और अन्य भी इनका मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का जो है यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने क्या कभी कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया है? यदि किया है तो आपने ये देखा होगा कि एक परीक्षण जो होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनको अपनी जो वो उनको बोला जाता है एकांश, यानी कि प्रश्न होंगे और उनके सामने कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। वो ऑप्शंस कैसे होंगे, सहमत, असहमत, बिल्कुल सहमत, बिल्कुल असहमत, कभी कभी, है ना, इस तरह के होंगे। या फिर हाँ, नहीं, और भी कई तरह के उनके सामने जो है ऑप्शंस दिए होंगे, जिनको कि आपको उस सेंटेंस को पढ़ के चयन करना होगा कि आपके लिए कौन सा जो है सेंटेंस सही है। तो जो उनको क्या बोला जाता है, एकांश। एक प्रश्न को एकांश या आइटम बोला जाता है। और ये क्या होते हैं कि जो भी कुछ हम मापना चाहते हैं उसी विशेषता या गुण से ये संबंधित होते हैं, ठीक है। और बहुत बार आप लोगों ने ये देखा होगा कि कोई परीक्षण किसी स्पेशल एज ग्रुप के लिए ही बना होता है ना, ठीक है। और कुछ ऐसे परीक्षण भी बने होते हैं जैसे कि उनका उत्तर जो होता है उसके लिए टाइम फिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बारे में सब कुछ जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की जो तकनीकी विशेषताएं हैं वो क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उनके प्रकार हैं, डिटेल में हम इनके बारे में जानेंगे। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो मानकीकृत और वस्तुनिष्ठ उपकरण यानी कि एक टूल है, क्योंकि उससे हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का मेज़र कर रहे हैं, किसी भी मनोवैज्ञानिक जो गुण है उसका हम मापन कर रहे हैं, इसलिए वो एक उपकरण है, ठीक है। तो ये किस तरह का उपकरण है, मानकीकृत और वस्तुनिष्ठ। मानकीकृत इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, बहुत सारी मानसिक योग्यताएं जो होती है
और जो व्यवहारात्मक विशेषताएं होती हैं उनके संबंध में हम किसी का मूल्यांकन करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, किस तरह का उसका व्यवहार है, कौन कौन सी उसके अंदर मानसिक योग्यताएं जो है वो किस लेवल की है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस जो परिभाषा है, ये हमने अभी जो पढ़ा कि तकनीकी रूप से मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानकीकृत एवं वस्तुनिष्ठ उपकरण होते हैं जिनका उपयोग मानसिक अथवा व्यवहारपरक विशेषताओं के संबंध में किसी व्यक्ति की स्थिति के मूल्यांकन में करते हैं। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई एक तरह से। तो इसमें दो बातें बोली गई हैं, पहली क्या, वस्तुनिष्ठ, और दूसरी मानकीकृत। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में ही जान लेते हैं। देखो, वस्तुनिष्ठता मैंने आपको रिसर्च वाला जब बढ़ाया था, है ना, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब स्टेप्स पढ़ाए थे कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है, कि अगर दो या दो से अधिक लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर चेक करें और उनके लिए वो सेम हो, यानी कि उनको वो सेम आंसर दें, तो वो क्या होता है कि सेम मार्किंग करे, आंसर नहीं सॉरी, सेम मार्किंग करे, तो उसमें वस्तुनिष्ठता होती है। जैसे आपके एमसीक्यू आते हैं ना, इनके अंदर क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4, मान लिया हमने 4 ऑप्शन वाला एमसीक्यू है और आंसर इसका 2 है और आपने 2 पे ही मार्क किया है, तो चाहे इसकी जो मार्किंग है एक व्यक्ति करे या 10 व्यक्ति करे, है ना, अगर आपने सही आंसर को सिलेक्ट किया है तो आपको हमेशा जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर मिलेंगे, और अगर आपने इसको नहीं किया है तो आपके वो नंबर कट जाएंगे। तो ये होती है वस्तुनिष्ठता। थोड़ा सा किताब की लैंग्वेज में भी हम देख लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कि यदि दो या दो से अधिक अनुसंधान करता, क्योंकि देखो परीक्षण की बात हो रही है तो परीक्षणों का यूज़ ज़्यादातर अनुसंधान करते हैं, रिसर्चर करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिसर्चर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक अनुसंधान करता एक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को एक ही समूह के सदस्यों को दे, तो दोनों ही समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए लगभग एक ही प्रकार के मूल्य दिखाई देने चाहिए। यानी इन्होंने ये बोला है कि दो अनुसंधान करता है और उन्होंने कोई टेस्ट क्या है कि कोई जैसे 11वीं क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों ने क्या किया, बारी बारी से दोनों ने, पहले एक ने वो परीक्षण दे दिया, दूसरी बार दूसरे ने वो परीक्षण दे दिया, और जो रिजल्ट आए हैं वो दोनों लगभग सेम आए, तो क्या हुआ है कि वो परीक्षण वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, किसी भी जो परीक्षण होती है, बाकी के अर्थ में वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब होता है कि जो एकांश है ना, अभी हमने एकांश की बात करी कि परीक्षण के अंदर जो प्रश्न होते हैं या जो आइटम्स होते हैं उनको एकांश बोलते हैं हम हिंदी में, तो उसका जो उसकी भाषा जो है, यानी उसके शब्दों का जो अर्थ है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि हर किसी के लिए उसका मीनिंग एक ही हो। ऐसा ना हो कि कोई उसका मीनिंग कुछ लगाए और कोई उसका मीनिंग कुछ लगाए। ठीक है, उसके बाद जो हमने परीक्षण दिया है, हम परीक्षण देंगे भी नहीं, उसके लिए जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है, जैसे कि वहाँ की लाइटिंग, नॉइज़, टेम्परेचर, वो समय सीमा कितनी है ना, सबकी जो टाइम भी हम देते हैं ना किसी भी पेपर को भी करने के लिए, किसी टेस्ट को करने के लिए, देने की रीति, यानी कि किस तरीके से वो दिया गया, रीति कैसी होती है, वैयक्तिक अथवा सामूहिक। या तो कोई परीक्षण हम किसी एक व्यक्ति को देंगे तो वैयक्तिक हो गया, और अगर हमने वो परीक्षण पूरे समूह को दे दिया तो वो सामूहिक परीक्षण हो गया। तो इन सब का जो है उल्लेख एक परीक्षण के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब हमने बात करी थी मानकीकृत की। मानकीकृत का मतलब होता है कि जो परीक्षण के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब उसके अंदर हों, उसके मानक निर्धारित हों। ठीक है, परीक्षण की जो रचना करनी होती है ना, वो एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है और इसके कुछ स्टेप्स भी होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई कैसे भी परीक्षण की रचना कर देता है, उसके कुछ निर्धारित चरण होते हैं, चरण यानी कि स्टेप्स, जिनके माध्यम से किसी भी परीक्षण की जो है रचना की जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब हम रचना कर रहे होते हैं तो हर आइटम का, हर एकांश का जो है बहुत डिटेल में एनालाइज करना पड़ता है, विश्लेषण यानी कि एनालाइज। ठीक है, और इससे के लिए हम उसके कुछ जो है विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, जैसे कि विश्वसनीयता, वैधता या वैलिडिटी, मानक और नॉर्म्स। विश्वसनीयता के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि वो क्या होती है। यदि किसी परीक्षण को हम क्या करें कि दो अलग अलग अवसरों पर, है ना, एक परीक्षण है और सेम व्यक्ति पर हमने उसको जो है अप्लाई किया है, और उसके जो मार्क्स हैं या जो उसके नंबर हैं
वो हमें सेम मिले तो परीक्षण विश्वसनीय होता है। दोबारा से सुनिए कि कोई टेस्ट है और आपने क्या किया है कि किसी एक आदमी को वो टेस्ट करने के लिए दे दिया। अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद आपने क्या किया कि दोबारा से वो टेस्ट दे दिया और उस आदमी के लगभग सेम ही नंबर आए हैं, तो वो परीक्षण जो है विश्वसनीय है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हमने कक्षा 11 के विद्यार्थियों का गणित का टेस्ट लिया 100 नंबर का, और अगर किसी विद्यार्थी के 100 में से 90 नंबर आए हैं, तो हमने क्या किया कि फिर से हमने सेम टेस्ट कुछ दिन बीत जाने के बाद, कुछ दिन का गैप किस लिए दिया है, क्योंकि वो उसको याद ना हो क्या उसके क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। दोबारा से हमने उसको दिया और लगभग उसके 90 के आसपास ही नंबर आ गए, जैसे मान लिया 89 आ गए, 88 आ गए, या 91 92 आ गए, तो वो जो परीक्षण है मैथ का वो विश्वसनीय होता है, ठीक है। उसके बाद विश्वसनीय क्या होती है कि विश्वसनीयता के लिए हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से होती है। पहली जो आती है टेस्ट रिटेस्ट या परीक्षण पुनः परीक्षण आती है। उसके बाद विभक्तार्थ अथवा स्प्लिट हाल्फ विश्वसनीयता आती है। वैसे तो और भी बहुत सारे विश्वसनीयता होती हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इन्हीं दो के बारे में बात करेंगे। पहली जो है परीक्षण पुनः परीक्षण या टेस्ट रिटेस्ट विश्वसनीयता। देखो, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो समय में स्थिरता होती है ना, कि टाइम बीत जाने के बाद भी परीक्षण में विश्वसनीयता है, स्थिरता है, इसका हम मापन करते हैं। यानी कि काल आधारित परीक्षण लब्धांक की स्थिरता होती है, यानी टाइम जो बीत गया है ना, उसके बाद भी परीक्षण में विश्वसनीयता है या नहीं है, हम ये चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो देखो नाम से जैसे पता चला है ना, टेस्ट और रीटेस्ट। हमने किसी को टेस्ट दिया, कोई भी टेस्ट, जैसे अभी हमने गणित की बात करी थी, और कम से कम 14 दिन का टाइम होना चाहिए उस टेस्ट के बाद, और उसके नेक्स्ट बाद हमने 14 दिन का गैप रख के दोबारा से वही टेस्ट उन व्यक्तियों को दे दिया। और अब क्या है कि इन दोनों के जो स्कोर आए हैं ना, उनको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर सेम आए हैं तो हम कह देंगे कि भाई टेस्ट रीटेस्ट जो विश्वसनीयता है वो हमारी सही साबित हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो विश्वसनीयता होती है वो होती है स्प्लिट हाल्फ विश्वसनीयता है, विभक्तार्थ विश्वसनीयता। इससे क्या पता चलता है कि जो परीक्षण है ना, उसकी आंतरिक बनावट में संगति है या नहीं है ना। और इसके आधार पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा परीक्षण है, देखो नाम से आप इसको समझो, विभक्तार्थ, यानी कि हमने परीक्षण को 2 आधे आधे भागों में बांट लिया है, और उसको हम किसी भी तरीके से बांट सकते हैं ना, जैसे हमको जो है ईजी लगे। तो इसमें क्या है कि जो हमारे आइटम्स है ना, उनमें जो है समानता होनी चाहिए, वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम सम विषम विधि को अपनाते हैं। सम विषम विधि यानी कि मानो किसी जो कोई टेस्ट है उसके अंदर जो है 10 आइटम्स हैं, ठीक है। कितने आइटम्स हैं? 10 आइटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमने क्या किया कि जो 1 है, जो 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, यानी कि विषम जो हमारे आइटम्स हैं या एकांश है, उनको हमने मिला के टेस्ट ए बना लिया। और जो हमारे 2 4 6 8 और 10 है, उनको मिला के हमने टेस्ट 2 बना लिया। और अब हम क्या करेंगे, टेस्ट बी बना लिया, ठीक है। ऊपर ए बनाया था, बी बना लिया। पहले हमने ए दे दिया करने के लिए, फिर हमने बी दे दिया, और फिर अब हमने क्या किया कि इन दोनों के मध्य जो इनके जो मार्क्स आए सेम व्यक्ति के ऊपर देना है। विशिष्टता ज्ञात करते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कोई टेस्ट किसी एक व्यक्ति को दे रहे हैं तो दूसरा भी उसी को देंगे, है ना, चाहे वो स्प्लिट हाल्फ वाला हो या टेस्ट रीटेस्ट वाला हो। और सेम ऐसे ही वैधता में भी होता है, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा आंसर आया उनके बीच में इसके जो स्कोर आए और इसके जो स्कोर आए, इनके बीच में हमने सहसंबंध गुणांक की गणना कर ली। सहसंबंध गुणांक के बारे में हमने जो है पीछे पढ़ लिया है क्लासेस में, आप चाहे तो पीछे की क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी विश्वसनीयता ज्ञात होती है। नेक्स्ट जो हमारा आती है, जो गुण आता है परीक्षण का, वो होती है वैधता। वैधता जो होती है वो ये बात की जांच करता है कि कोई भी परीक्षण क्या उस चीज़ का मापन कर रहा है जिसके मापन करने के लिए उसको बनाया गया है ना। यानी कोई हमने गणित का या मैथ का जो है टेस्ट लेने के लिए कोई टेस्ट बनाया, और हमने उसमें जो क्वेश्चंस है वो हमने दे दिए फिजिक्स के, है ना, भौतिक शास्त्र के दे दिए, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि वो हमने
मापन हम करना चाहते हैं मैथ का, लेकिन वो कर रहा है फिजिक्स का, तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर मैथ का टेस्ट बनाया है, मैथ की एबिलिटी को मेज़र करने के लिए बनाया है, क्वेश्चन भी उसमें मैथ के ही हैं, तो वो टेस्ट जो है वैध है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक गणितीय उपलब्धि परीक्षण की रचना की है, तो वो हमारी परीक्षण गणितीय उपलब्धि का ही मापन कर रहा है अथवा हमारी भाषा की दक्षता का। ठीक है, समझ आया ना वैधता क्या होती है, कि उसी चीज़ का मापन करे परीक्षण जिसके मापन करने के लिए उसको बनाया गया। वैधता के भी बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन जो आपकी किताब है उसके अकॉर्डिंग हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि वैधता विश्वसनीयता मैं आपको हिंदी में डिटेल में करा दूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है मानक की, है ना। मानक क्या होते हैं कि कोई भी समूह है ना, उसका औसत निष्पादन होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे कि हमने क्या किया कि किसी परीक्षण को विद्यार्थियों के एक बहुत बड़े समूह को दिया, और उसका अब क्या करना है हमने कि उनकी एज के आधार पर, उनके जेंडर के आधार पर, आवास के निस्तान आदि के आधार पर हमने उनका औसत निष्पादन नोट कर लिया। यानी सबका जो एवरेज, तो आप लोगों को पता है ना एवरेज क्या होता है। एवरेज यानी कि नंबर, परफॉर्मेंस जितनी आई है उन सबका टोटल करके कितने लोगों की वो परफॉर्मेंस है, उसको जो है उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो उसके आधार पर हम मानक को निश्चित कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम एक विद्यार्थी की जो उसका समूह है उसके साथ में आसानी से तुलना कर पाएंगे, या फिर अलग अलग दो समूहों की हम आपस में तुलना कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार। ये लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का वर्गीकरण बहुत आधार पे किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत आगे तक आपके ये काम आएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण भाषा के आधार पर, उसके देने की रीति के आधार पर, ठीक है, और जटिलता के स्तर के आधार पर किया जाता है। देखो भाषा के आधार पर कैसा हो सकता है, या तो वर्बल हो सकता है, वाचिक जिसको हम बोलते हैं, शाब्दिक जिसको बोलते हैं, यानी जिसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा कैसा हो सकता है, अवाचिक या नॉन वर्बल, जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, वो नॉन वर्बल होता है, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंबल्स का या चिन्हों का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है हमारा नॉन वर्बल। उसके बाद आता है निष्पादन या परफॉर्मेंस परीक्षण। इसमें क्या होता है कि जिसमें हमारे जो है मोटर स्किल्स के बारे में पता चलता है, वो हमारा निष्पादन परीक्षण होता है, या इसमें हम किसी काम को करके देखते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो वाचिक होता है या वर्बल जो होता है उसके लिए हमें साक्षरता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो आइटम होंगे ना वो किसी न किसी भाषा में लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई टेस्ट हमने हिंदी के पढ़ने वाले लोगों के लिए बनाया तो हिंदी में उसकी रचना करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो वो उसको नहीं परफॉर्म कर पाएगा। और अगर हमने कोई टेस्ट इंग्लिश में बनाया तो वो इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों के लिए यूज़फुल होगा, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो उसके लिए बेकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अवाचिक परीक्षण जो होते हैं या नॉन वर्बल होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, प्रतीकों अथवा चित्रों का प्रयोग करते हैं। ओके, निष्पादन परीक्षणों में या जिनको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक क्रम में रखना होता है, यानी कि कुछ चीज़ों में, ठोस वस्तुओं में हम फेरबदल करके इसके माध्यम से किसी भी टेस्ट को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो देने की रीति के आधार पर होता है, और इसके बारे में मैंने पीछे भी बात करी। व्यक्तिक और सामूहिक, व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल और सामूहिक यानी ग्रुप। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम अनुसंधान जो करता है वो एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति को परीक्षण देगा, ठीक है, तो इसको व्यक्तिक बोल देंगे या इंडिविजुअल। लेकिन जब एक समय में समूह परीक्षण या बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समूह परीक्षण। ठीक है, व्यक्तिक परीक्षण में जो अनुसंधान करता है वो अकेले व्यक्ति के ऊपर फोकस करेगा और उसके आमने सामने बैठ के परीक्षण को कराएगा, ठीक है, उसकी प्रतिक्रियाओं को नोट करेगा। तो और लेकिन समूह में क्या होता है कि जो निर्देश दिए होते हैं ना, जो निर्देश कैसे वो परफॉर्म करना है वो परीक्षण के ऊपर लिखे होते हैं, जिससे जो परीक्षण देने वाला है वो उनको पढ़ता है और उसी के अनुसार अपने प्रश्नों को करता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप लोगों का वाइवा होता है या इंटरव्यू होता है तो एक एक करके बुलाया जाता है ना। एग्जामिनर जो है सिंगल व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, तो इसको व्यक्तिगत परीक्षण बोल देते हैं। लेकिन जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो पूरे के पूरे ग्रुप को एक साथ बैठाया जाता है और पेपर आप लोगों को दे दिया जाता है, तो एक ऐसा परीक्षण हुआ समूह परीक्षण। कुछ दोनों की कमियां भी हैं, जैसे व्यक्तिगत परीक्षण में समय अधिक लगता है ना, बच्चों पे नहीं कर सकते,
भाषा ना जानने वालों से क्या होता है कि परीक्षण और प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका है ना। ऐसे लोगों को जिनको वो उस लैंग्वेज को नहीं आता है, बच्चों से हम व्यक्तिगत परीक्षण के माध्यम से डाटा ले सकते हैं। लेकिन डिमेरिट क्या है कि इसमें ना समय बहुत ही ज़्यादा लगता है। उसके बाद सामूहिक परीक्षण, ये सरल होता है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं होती हैं। यानी कि जो प्रश्न के उत्तर दे रहा है, पूरे ग्रुप में दे रहा है आंसर, उसको बहुत बार बोरियत होने लगती है और वह सही से आंसर नहीं देता है, झूठी प्रतिक्रिया भी दे देता है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होते हैं उनको दो और तरीके से बांटा गया है, गति या स्पीड और शक्ति या पावर। देखो, गति परीक्षण क्या होते हैं कि इनमें जो है एक समय सीमा की लिमिट दी जाती है ना, और जिसके अंदर एक परीक्षार्थी को जो है सभी एकांशों का उत्तर देना होता है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं ना, या जिनमें रीजनिंग होती है, जिनमें जैसे ऐसा कोई आपने एग्जाम दिया हो कि 100 क्वेश्चन और 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस का जो स्तर होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ईजी होगा। और लेकिन क्या होगा कि करने के लिए टाइम कम है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड की परीक्षा हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है कि इसमें क्या होता है, गति परीक्षण में जो प्रश्नों की जटिलता है ना वो समान होती है। लेकिन जो शक्ति परीक्षण या पावर परीक्षण होता है उसमें आपकी उस योग्यता का मापन किया जाता है जिसके लिए उसको बनाया गया है, या फिर आपकी शक्ति का मापन किया जाता है, ठीक है, जिसका कि मूल्यांकन किया जाना है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है टाइम तो प्रॉपर होता है, लेकिन इस परीक्षण में जो है कोई समय सीमा नहीं होती है ना। यानी कि समय सीमा नहीं है, लेकिन प्रश्न जो है पहले तो इजी है लेकिन बाद में उनको जो है मुश्किल कर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कोई नहीं कर पाया है तो इसका मतलब है कि अब वो आगे के जो प्रश्न है उनका उत्तर भी वो नहीं दे पाएगा। तो ये विशेषता होती है शक्ति परीक्षण की, ठीक है। देखो, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वो लोगों के विषय में निर्णय लेने के लिए किए जाते हैं ना, तो इसलिए इन परीक्षणों का जो उपयोग है और जो चयन है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जो परीक्षण को ले रहा है अथवा जो व्यक्ति निर्णय कर रहा है उसको क्या है कि किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। परीक्षण में जो प्रदत्त है, जो डाटा है, वो व्यक्ति की पृष्ठभूमि, रुचियों और उसकी पहले की परफॉर्मेंस से संबंधित सूचनाएं भी उसमें सम्मिलित होनी चाहिए कि उसने उस टेस्ट को पहले से किया भी है या नहीं किया है। और जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ेगा हम जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते जाएंगे कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं ना, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं कौन कौन सी होती है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है, गुड नाइट।